कोरियन पार्टी का सांसद जेनसो इलेक्शन की तैयारी में है। इलेक्शन में उसका सबसे बड़ा ओपोनेंट है जोंग, जो पिछले 16 साल से उसका दोस्त और असिस्टेंट रह चुका है। मगर इस बार जोंग इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ने जा रहा है। अगले दिन से दोनों अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। जोंग की वाइफ होजिन हर तरह से अपने हस्बैंड को इलेक्शन कैंपेन के लिए मदद करने को तैयार है। मगर इन दो हस्बैंड और वाइफ की परेशानी है उनकी टीनेज लड़की मिंजू। मिंजू रात को कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना रही है, तो वो अपनी माँ को मस्का लगाने में लगी है। वो माँ को कन्विंस करती है कि वो उसकी दोस्त जोई के घर जा रही है। होजिन मिंजू को मना नहीं कर पाती, मगर वो मिंजू से कहती है कि वो जोई का नंबर छोड़ के जाए। मिंजू का जल्दी ही बर्थडे आ रहा है। वो अपनी दादी से कहती है कि उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे 100 मिलियन वोन चाहिए, जिससे वो अपनी दोस्तों को पार्टी दे सके। दादी उसकी बात को मजाक में उड़ा देती है। दूसरे दिन कैंपेन की शुरुआत हो जाती है। एग्जिट पोल से तो यही लग रहा है कि जेनसो ही इलेक्शन जीतेगा। जेनसो कैंपेन की जगह आके वहाँ खड़ी होजिन को चिढ़ाते हुए विसल बजाते हुए वहाँ से जाता है। यहाँ घर में मिंजू को मोबाइल पे किसी का मैसेज आता है, तो वो तुरंत बाहर चली जाती है। रात को बड़ी देर से होजिन घर आती है, मगर मिंजू अभी तक नहीं आई। तो होजिन मिंजू की दोस्त जोई को कॉल लगाती है, तो पता चलता है जोई नाम की कोई लड़की है ही नहीं, वो नंबर किसी और का है। तो अब होजिन जोंग को फोन करके बेटी के लापता होने की बात बताती है। वो जोंग के ऑफिस पहुंच जाती है। अब होजिन और जोंग मिंजू का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं। वहां बैठा पार्टी का एक लीडर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मिंजू तो फ्लर्ट किस्म की लड़की है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी होटल में होगी। होजिन जान चुकी है कि मिंजू ने उसे दोस्त के नाम से जानबूझ के गलत नंबर दिया। पार्टी का दूसरा आदमी कहता है ये लोग घर नहीं संभाल सकते, ये स्टेट क्या संभालोगे। जिस बात पर उसका और जोंग के सेक्रेटरी मैको का झगड़ा होता है। जोंग उनसे कहता है वो किसी भी हालत में इलेक्शन जीत के दिखाएगा। लड़की के लापता होने से होजिन फ्रस्ट्रेट हुई है, मगर जोंग कूल है। मैको सलाह देता है अगर कल तक मिंजू घर नहीं आई तो हम पुलिस में कंप्लेंट लिखवाएंगे। रात को जोंग कोरियन पार्टी के एक बड़ी लीडर से मिलता है, जिसने जोंग को जेनसो के खिलाफ खड़ा किया है। यहाँ होजिन सीधा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लिखवाती है। वो पुलिस से कहती है कि मिंजू ने जोई का नंबर छोड़ा था। पुलिस को तहकीकात से पता चलता है कि मिंजू ने दिया हुआ जोई का नंबर दरअसल किसी ओशुन नाम के लड़की का है और उसका मिंजू से कोई संबंध नहीं। दूसरे दिन पुलिस आके बताती है कि कल रात सिर्फ एक हिट एंड रन का केस दर्ज हुआ है, दूसरे किसी केस की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। और एक्सीडेंट में जो मरा वो आदमी था, कोई लड़की नहीं। ये एक्सीडेंट न्यू टाउन नामक सुनसान इलाके में हुआ। अब पुलिस ऑफिसर होजिन से पूछता है कि क्या वो किसी मियोकी नाम की लड़की को जानती है, क्योंकि मिंजू के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि मिंजू ने इसी मियोकी को सबसे ज्यादा फोन किए हैं और मियोकी मिंजू के ही क्लास में पढ़ती है। मगर होजिन ने कभी इस मियोकी का नाम नहीं सुना। मिंजू के मोबाइल का लास्ट लोकेशन उसका स्कूल दिखा रहा है, जो दोपहर को 4:30 बजे स्विच ऑफ हुआ। शायद उस वक्त वो स्कूल में थी। तो अब होजिन स्कूल जाके उस मियोकी से मिलती है, जिसका नंबर मिंजू के कॉल लिस्ट में है। यहाँ मियोकी किसी मोबाइल के लॉक पैटर्न को खोलने की कोशिश कर रही है। मियोकी बताती है कि वो मिंजू के साथ रात को स्कूल से निकली। रास्ते में एक सफेद कार ने मिंजू को लिफ्ट दी। होजिन जानती है उसकी लड़की किसी अनजान कार में बैठ ही नहीं सकती। मियोकी कहती है शायद मिंजू उस कार वाले को जानती थी, मगर वो बता नहीं पाती कि कार चलाने वाला आदमी था या औरत। जहाँ से उस कार ने मिंजू को पिकअप किया था वहाँ आसपास सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगे। होजिन को मियोकी से पता चलता है कि उसके पिताजी ड्राइवर है जो कचरे का ट्रक चलाते हैं और सौतेली माँ हाउसवाइफ है। तभी होजिन की नजर मियोकी की वॉच पे जाती है, जिसे देख के वो शॉक होती है, क्योंकि वो वॉच जोंग ने मिंजू को उसके पिछले बर्थडे पे गिफ्ट की थी। अब होजिन को शक होता है कि इस लड़की ने मिंजू से ये वॉच चोरी किया होगा। क्लास टीचर से होजिन को पता चलता है कि मिंजू को पिछले एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स मिले थे। हालांकि पढ़ाई में मिंजू हमेशा वीक थी। टीचर से पता चलता है कि मिंजू और मियोकी को कुछ लड़कियां बुली करती थी। होजिन समझ नहीं पाती अचानक उसकी लड़की को इतने अच्छे मार्क्स कैसे मिलने लगे। उसके पास ये भी प्रूफ नहीं कि मियोकी ने जो वॉच पहनी है वो मिंजू की है, तो ये सब पुलिस को बताने का कोई मतलब नहीं। अब बेटी का कोई सुराग न मिलने से होजिन को रोना आता है। यहाँ पता चलता है कि होजिन हमेशा अपना पास्ट छुपाती रही, क्योंकि वो कभी बारगल थी। मिंजू के लापता होने को लेके अब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है। पुलिस जोंग से कहती है बेटी लापता है और तुम कैंपेन में लगे हो। जोंग उल्टा उनसे कहता है तो क्या इलेक्शन छोड़ के मैं घर बैठूं? बड़ी मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिली है। मगर जोंग ये बताने को तैयार नहीं वो उस रात किसके साथ था जिस रात मिंजू गायब हुई। तो अब इस बात को लेके होजिन को जोंग पे शक होने लगता है। दोनों जैसे ही घर लौटते हैं वो मिंजू के रूम की तलाशी लेते हैं ताकि कुछ तो सुराग हाथ लगे। जोंग को तो अभी भी लगता है कि उसकी लड़की कई मजे कर रही होगी। होजिन फिर से उससे पूछती है वो उस रात किसके साथ था। जोंग कहता है किसी पॉलिटिशियन के साथ उसकी मीटिंग थी। मगर होजिन जान जाती है
जोंग उससे कुछ छुपा रहा है। अब होजिन मिंजू के ईमेल्स चेक करने की सोचती है, मगर उसे पासवर्ड नहीं पता, तो वो बड़ी अक्लमंदी से फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन का इस्तेमाल करके मेल कंपनी से पासवर्ड जान लेती है। अब वो जैसे ही मिंजू के ईमेल्स खोलती है, उसे रिसाइकल बिन में 10240 नाम के ईमेल आईडी से भेजा एक ईमेल दिखाई देता है, जिसे ओपन करने पे उसे अंदर एग्जाम का पेपर अटैच किया हुआ दिखाई देता है। दूसरी ओर जोंग अपनी बेटी के लापता होने का फायदा उठा के अपने भाषण में लोगों को इमोशनल करने की कोशिश करता है। यहाँ होजिन को मिंजू की कॉल लिस्ट में उसकी सेंसोरा नाम की टीचर का नंबर मिलता है, तो वो उसे कॉल करके मिलने जाती है। सेंसोरा के डेस्क पे रखे कैलेंडर पे उसे 16 तारीख पे सर्कल किया हुआ दिखाई देता है। ये वही तारीख है जिस रात मिंजू गायब हुई थी। सेंसोरा बताती है कि उस पे सर्कल इसलिए है क्योंकि उस दिन उसे सैलरी मिलती है। अब सेंसोरा होजिन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें मिंजू और मियो की सिंगिंग शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंसोरा बताती है ये कोई शो नहीं बल्कि रैगिंग है, ये दोनों बाकी लड़कियों से अलग थलग रहती थी, उसकी ये सजा है। होजिन सेंसोरा के सामने गिड़गिड़ाती है कि वो उसकी बेटी को ढूंढने में उसकी मदद करे। अब होजिन को लगने लगता है कि उसकी बेटी के गायब होने के पीछे ऑपोजिशन पार्टी लीडर जेंसो है। उस रात उसी की सफेद कार से मिंजू को किडनैप किया गया होगा। पुलिस कहती है बिना सबूत के वो इतने बड़े आदमी की इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो अब होजिन मियोकी को एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाती है, जो मियोकी को हिप्नोटाइज करके जानने की कोशिश करता है कि उस रात मिंजू जिस सफेद कार में बैठी उसका नंबर क्या था। मियोकी कार के पहले 2 नंबर तो बताती है, मगर आखिरी 2 नंबर नहीं बता पाती। मियोकी बताती है कि वो कार सियोल की तरफ गई, जहाँ जाके सिंगिंग में करियर करना मिंजू का सपना था। मगर पुलिस ऑफिसर को ये सब बेकार की बातें लगती है। अब होजिन कैंपेन मैनेजर मैको से पूछती है कि मिंजू के गायब होने की रात जोंग किससे मिलने गया था, मगर वो भी नहीं जानता। तो होजिन जैंग के ड्राइवर बोनी को कॉल लगा के यही सवाल करती है। वो बताता है कि उसने जोंग को रात 2 बजे रेनिसांस होटल छोड़ा था। तो अब होजिन के दिमाग में ये बात घर करने लगती है कि जोंग का किसी औरत के साथ चक्कर चल रहा है। मैको बताता है शायद वो किसी पॉलिटिशियन से मिलने वहां गया होगा। होजिन को अपने पति पे विश्वास नहीं। वो मैको से कहती है जो आदमी 16 साल पुराने अपने दोस्त यानी जेंसो को धोखा दे सकता है उसका क्या भरोसा। वो मैको से कहती है कि वो उसे मिंजू की पुलिस फाइल लाके दे। बोनी उससे कहता है ये इलीगल काम वो कर नहीं सकता। तो अब होजिन खुद को जख्मी करके उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। वहां से घर जाते वक्त उसे याद आता है कि इलेक्शन कैंपेन के वक्त जेंसो उसी सॉन्ग की विसल बजा रहा था जो मिंजू का सबसे फेवरेट सॉन्ग था। क्या ये कोइंसिडेंट है या जेंसो का मिंजू के गायब होने से कोई कनेक्शन है? वो ये बात जोंग को बताती है, मगर ये कोई प्रूफ तो नहीं। दोनों को शक होता है कि जेंसो ने उनके घर में माइक्रोफोन छुपा के रखे होंगे, इसीलिए वो मिंजू का फेवरेट सॉन्ग जान सका। घर की तलाशी के बाद उन्हें माइक्रोफोन भी मिल जाते हैं, मगर प्रूफ नहीं मिलता कि उन्हें जेंसो ने प्लांट किए थे। हारी हुई होजिन अब शमन का सहारा लेती है। वो शमन से कहती है कि वो उसकी बेटी को ढूंढे। दूसरी ओर मियोकी अभी भी उस मोबाइल का पैटर्न खोलने में लगी है कि अचानक मोबाइल का लॉक खुल जाता है। उसी वक्त पुलिस को गार्डन हिल पे मिट्टी में दबी मिंजू की लाश मिलती है। तो यहाँ उस मोबाइल में मिंजू की डेड बॉडी का फोटो दिखता है। वो फोटो उस वक्त का है जब मिंजू का मर्डर हुआ था। मिंजू की मौत से सभी शॉक हो जाते हैं। ग्रेवयार्ड में जेंसो भी जोंग से मिलने आता है। न्यूज मीडिया का मानना है कि बेटी की मौत के सिंपैथी वोट अब जोंग को मिलेंगे। होजिन अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार जोंग को ठहराती है। वो जोंग से कहती है तुम्हारे पॉलिटिक्स ने मिंजू की जान ली है। हो सकता है सिंपैथी वोट पाने के लिए तुमने ही अपनी बेटी को मारा होगा। जिस पर जोंग होजिन को थप्पड़ मार देता है। होजिन जोंग से कहती है पॉलिटिशियंस किसी के सगे नहीं होते। अब होजिन ठान लेती है कि वो उसकी बेटी के कातिल को ढूंढेगी। तो उसकी नजर मिंजू के ईमेल में उसी मिस्ट्री ईमेल एड्रेस पे जाती है जो है 10240। इसी ईमेल के जरिए कोई तो मिंजू को एग्जाम के लीक पेपर भेजा करता था। अब होजिन समझ जाती है उसकी बेटी को एग्जाम में अचानक इतने अच्छे मार्क्स कैसे मिलने लगे थे। मतलब हो सकता है मिंजू की मौत का कनेक्शन उसकी स्कूल से हो। तो अब होजिन स्कूल जाके सभी टीचर के ईमेल एड्रेस लेने लगती है। सेंसोरा उससे कहती है कि उसे मियोकी पे शक है। सेंसोरा बताती है कि जिस रात मिंजू गायब हुई थी उस रात एक औरत ने मियोकी को खून से लथपथ कपड़ों में देखा। अब सेंसोरा अपना ईमेल आईडी होजिन को मैसेज करती है जो होता है 10240। दूसरी ओर शक के चलते पुलिस मियोकी को इंट्रोगेशन रूम में लेके आती है। मियोकी के शूज पे उन्हें मिंजू के खून के धब्बे मिले हैं। मियोकी सफाई देती है कि लापता होने के दिन मिंजू एक कार से टकराने वाली थी, तो मैंने उसे पुश करके बचाया जिससे उसके पैर पे जख्म हुआ। ये उसी का खून है।
मगर होजिन उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती। तभी पता चलता है कि मियोकी जोंग के ड्राइवर बोनी की लड़की है, जिससे होजिन शॉक होती है। वो मियोकी पे इल्जाम लगाती है कि मियोकी मिंजू से जलती थी और इसीलिए उसने मिंजू को मारा होगा। जिस पर गुस्सा होकर बोनी होजिन से कहता है, तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे पति की तरह आवारा थी। जिस पर जोंग बोनी की पिटाई करता है। दूसरी ओर मैको पुलिस को पैसे खिला के मिंजू की फाइल हासिल कर लेता है, जो वो होजिन को देता है। फाइल्स में उस हिट एंड रन इंसिडेंट का भी जिक्र होता है, जो मिंजू के गायब होने की रात शहर के बाहर न्यू टाउन में हुआ था। और उस शराबी औरत का भी बयान होता है, जिसने एक लड़की को खून से लथपथ स्कूल यूनिफॉर्म में देखा था, मगर भारी बारिश के चलते वो उस लड़की का चेहरा देख नहीं पाई थी, तो वो मियोकी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। अब मियोकी की पॉलीग्राफ टेस्ट ली जाती है, जिसमें उससे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि क्या उसके अभिमान को इस बात से ठेस पहुंचती थी कि उसके पिता उसकी सहेली के डैडी के ड्राइवर है। मियोकी नहीं कहती है, मगर ग्राफ से पता चलता है वो झूठ बोल रही है। अब अगला सवाल ये पूछा जाता है कि क्या उसने मिंजू को उस हिल पे दफन किया। मियोकी फिर से नहीं कहती है, मगर इस बार भी उसका झूठ पकड़ा जाता है। डॉक्टर मियोकी से पूछता है, तुमने अपना फोन फॉर्मेट क्यों किया। वो कहती है, उसमें वायरस आया था। अब डॉक्टर मियोकी से पूछता है, क्या तुमने मिंजू का मर्डर किया है। मियोकी कहती है, नहीं। ग्राफ से पता चलता है वो सच कह रही है। अब मियोकी की नजर से मिंजू का कैरेक्टर हमारे सामने आता है। मिंजू थोड़ी सी बुद्धू मगर कूल किस्म की लड़की थी। पॉलिटिशियन की लड़की होने की वजह से उसे हमेशा अटेंशन मिलता था। अपने पिता मिंजू के नौकर है, इस बात से मियोकी मिंजू से नफरत करती थी। वो सोचती थी कि काश उसका भी नसीब मिंजू की तरह होता, तो वो मिंजू की स्टाइल को फॉलो करती थी। स्कूल की लड़कियां मिंजू का रैगिंग करती थी। मियोकी और मिंजू की पसंद एक ही थी, म्यूजिक। दोनों म्यूजिक की दीवानी थी और इसी बात पे दोनों में दोस्ती हो गई। गार्डन हिल ये उनकी फेवरेट जगह थी, जहाँ दोनों एक दूसरे से अपना दुख शेयर करती थी। अब यहाँ रात को मियोकी उस अनजान मोबाइल को ओपन करती है, जिसपे मिंजू की मौत के रात किसी का मैसेज आया था कि जब काम पूरा हो जाए उसे सबूत के तौर पे फोटो भेज दिया जाए। वो पढ़ के मियोकी चुपचाप अपने घर से निकलती है और साइकिल से शहर के बाहर न्यू टाउन की सुनसान जगह आती है, जहाँ घास में छुपा के रखी एक कार लेके वो कहीं जाने निकलती है। कार की बैक सीट खून से लथपथ है। मियोकी कार को शहर के बाहर एक सुनसान फैक्ट्री के यहाँ छुपाती है। यहाँ दूसरे दिन होजिन सेंसोरा से मिलती है और उससे पूछती है कि वो अपने ईमेल के जरिए मिंजू को पेपर्स क्यों लीक कर रही थी, जो कि गलत बात है, जिसमें मिंजू का ही नुकसान था। सेंसोरा होजिन से कहती है, जब तुम्हारी लड़की अचानक क्लास में टॉप करने लगी तब तो तुम्हारे दिमाग में यह सवाल नहीं आया, और इस बात का मिंजू की मौत से क्या संबंध। मैं इन दो लड़कियों को इसलिए पेपर्स देती थी ताकि उनकी डिग्निटी बनी रहे, उन्हें कोई बुली ना कर सके। होजिन कहती है, ये भलाई नहीं, चीटिंग है। सेंसोरा कहती है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पेपर देती थी, एग्जाम में उन्हें सॉल्व करने का काम तो उन्हीं को करना था। सच्चाई ये है तुम्हारी लड़की तुमसे स्मार्ट थी। अब सेंसोरा होजिन को धमकी देती है कि वो ये बात पुलिस को ना बताए, वरना उससे मिंजू की बदनामी होगी, जिसका असर जोंग के इलेक्शन पे होगा। अब होजिन पुलिस फाइल में उस हिट एंड रन वाला केस स्टडी करती है, जो मिंजू के गायब होने के रात हुआ था। पुलिस का कहना था एक्सीडेंट में मरा शख्स इस शहर का नहीं था। होजिन उस क्राइम स्पॉट जाती है जो न्यू टाउन एरिया में है। उसे कहीं लगने लगता है कि इस इंसिडेंट का कनेक्शन उसकी लड़की की मौत से है। तभी अचानक कोई उस पे पीछे से हमला करता है। वो शख्स होजिन को मारने वाला होता ही है कि अचानक कोई आके उस शख्स को दबोचता है। होजिन को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है। दूसरी ओर जेनसो की तरफ से सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाली जाती है कि जोंग की वाइफ होजिन पहले बारगल हुआ करती थी। जोंग ने अपना एक आदमी होजिन के पीछे छोड़ रखा था, उसी ने होजिन की जान बचाई थी। अब जोंग होजिन को अपने बचाव के लिए एक स्टन गन देता है, जो शॉक चार्जर पे चलती है। होजिन जोंग से कहती है, हम जितना समझ रहे थे उतनी हमारी बेटी सीधी नहीं थी। होजिन मिंजू का रैगिंग वाला वीडियो देख रही होती है तो उसे वो लड़कियां दिखाई देती है जो मिंजू को बुली किया करती थी। होजिन स्कूल जाके उन लड़कियों से मिलती है। एक लड़की बताती है कि मिंजू कैसी भी थी मगर उसमें सिंगिंग टैलेंट था और मियोकी जैसी यूजलेस लड़की मिंजू का मर्डर कर ही नहीं सकती। दोनों एक दूसरे के काफी करीब थी। होजिन नोटिस करती है कि उस लड़की ने मियोकी की यूनिफॉर्म पहनी है, जो शायद उसने मियोकी से छीनी थी। उनसे होजिन को पता चलता है कि मिंजू और मियोकी न्यू टाउन एरिया की एक फैक्ट्री में काफी वक्त गुजारा करती थी। होजिन वहां जाती है तो उसे पता चलता है उस पुरानी फैक्ट्री को उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया है। होजिन गुस्से से चीजों को तोड़ने लगती है तो उसे वहां रखे ड्रम में ढेर सारे पैसे मिलते हैं जो 100 मिलियन हैं। होजिन समझ नहीं पाती इतने पैसे इन दोनों के पास कहां से आए।
तभी उसे पासी झाड़ी में छुपाई कार दिखाई देती है। अब जैसे ही मियोकी वहाँ आती है, वो उससे पूछती है, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? और तुम्हारे जिस यूनिफॉर्म पे मिंजू के खून के धब्बे थे, वो तुमने उस बुली करने वाली लड़की को क्यों दिया? मियोकी बताती है कि दुनिया में मिंजू ही मेरे लिए सब कुछ थी, मैं उसका मर्डर क्यों करूंगी? होजिन पूछती है, तो फिर किसने मेरी बेटी का मर्डर किया? मियोकी बताती है, मिंजू का मर्डर सेंसोरा ने किया है। इस काम के लिए उसने किसी किलर को हायर किया था। उस किलर का मोबाइल मेरे पास है, जिसके अंदर सेंसोरा ने उसे भेजे हुए सभी मैसेजेस है। मेरी गलती की वजह से मिंजू की मौत हुई। वो मेरे लिए ढेर सारे पैसे जमा करना चाहती थी, ताकि मैं उसके साथ आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जा सकूं। उस किलर को मैंने उसी की कार के नीचे वैसा ही कुचल के मारा जैसे उसने मिंजू को मारा। हिट एंड रन केस में मरा वो शख्स वही किलर है। उस रात ब्लैकमेलिंग के पैसे लेने हम जैसे ही डस्टबिन के यहाँ गए, उस किलर ने मिंजू को कार से टक्कर मारी और उसे कार के नीचे कुचल दिया। प्रूफ के लिए वो जैसे ही मिंजू का फोटो निकालने गया, मैंने उसे उसी की कार के नीचे कुचल के मार दिया। फिर मैं पैसे, उसका मोबाइल और मिंजू की लाश को उठा के वहां से चली गई। हमारे पास सेंसोरा का किसी के साथ वाला आपत्तिजनक वीडियो था। दरअसल हमें पता था सेंसोरा के किसी के साथ नाजायज संबंध है। हमने उसे ब्लैकमेल करके एग्जाम के पेपर्स हासिल करने का प्लान बनाया। तो 1 साल पहले हमने उसे एक कार एयर फ्रेशनर गिफ्ट किया, जिसमें छोटा हिडन कैमरा था, जिसमें वो वीडियो शूट हुआ। वीडियो अपलोड करने की धमकी देके हमने उससे पूरे 2 सेमेस्टर के पेपर्स लिए। आखिर में हमने उससे 100 मिलियन वोन की मांग की, तो उसने किलर को हायर किया। मैंने ही मिंजू की लाश को गार्डन हिल पे दफन किया। वो जगह उसकी फेवरेट थी। यहाँ जोंग घर पहुंचता है तो कुछ इवेंट वाले उसका इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि आज मिंजू का बर्थडे है और इस पार्टी को 2 महीने पहले ही होजिन ने अरेंज किया था। वो देख के जोंग को रोना आता है। दूसरी ओर होजिन कुछ हथियार खरीदती है। उसने कुछ फैसला किया है। रात को मिंजू अपनी बेटी की याद में ढेर सारी उसकी फेवरेट डिशेस बनाती है। दूसरे दिन वोटिंग है। जोंग की किस्मत का फैसला होना है। होजिन जोंग को बेस्ट विशेष देती है। दूसरे दिन दोनों वोटिंग करते हैं। रात को होजिन उस जगह पहुंच जाती है जहां उसकी बेटी मिंजू का मर्डर हुआ था। वो झाड़ी में छुप के किसी का इंतजार करने लगती है और वो शख्स आ ही जाता है। होजिन छुपके से जाके उस शख्स को स्टन गन के शॉक से बेहोश करती है। वो वही शख्स है जिसके साथ सेंसोरा के संबंध थे, जिससे सेंसोरा प्रेग्नेंट थी। वो वही शख्स है जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट किलर को मिंजू को मारने की सुपारी दी थी। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद जोंग है। जोंग और सेंसोरा का ही वीडियो हिडन कैमरा में शूट हुआ था। अपने डैडी के संबंध अपनी क्लास टीचर से है, ये देख के मिंजू बहुत गुस्सा हुई थी, मगर उसने उसका फायदा उठा के सेंसोरा से एग्जाम पेपर हासिल किए। मगर जब उसे पता चला सेंसोरा उसके डैडी से प्रेग्नेंट है, तो वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाई। उसकी टीचर के पेट में उसके डैडी के पाप की निशानी पल रही थी। ये वो कैसे बर्दाश्त करती? तो उसने सेंसोरा से 100 मिलियन वोन की मांग की। तो सेंसोरा ने जोंग से 100 मिलियन वोन और किलर को अरेंज करवाया। मगर उसने जोंग को ये बात नहीं बताई कि ब्लैकमेलर उसकी खुद की बेटी मिंजू है। बेचारे जोंग ने अपनी खुद की बेटी को मारने की सुपारी दी। ब्लैकमेलिंग के पैसे लेने जैसे ही मिंजू डस्टबिन के यहाँ आई, किलर ने उसे कुचल के मार दिया। होजिन ने सेंसोरा से पूछा था, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर सेंसोरा का जवाब था, जोंग और मिंजू दोनों उसके गुनहगार थे। जोंग अपने स्टेटस के जोर पे उससे संबंध बनाए हुए था, तो उसकी बेटी उसी संबंधों को लेके उसे ब्लैकमेल कर रही थी। अब होजिन घायल जोंग को बहुत टॉर्चर करती है। तभी न्यूज आती है कि जोंग इलेक्शन जीत चुका है। वो देख के होजिन उससे कहती है, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम्हारी करतूत दुनिया के सामने रखूंगी, तुम अपनी बाकी जिंदगी जिल्लत से जियोगे। इतना कह के वो जोंग के सेंसोरा के साथ वाले सब वीडियो और किलर को सुपारी देने के उसके मैसेजेस सब जेंसो की साइट पे जोंग के टैबलेट से अपलोड करती है। फिर वो उसी गार्डन हिल जाती है जहाँ उसकी बेटी आना पसंद करती थी। वहाँ आई मियोकी को वो रोते हुए गले लगाती है, मानो उसे उसकी बेटी मिली हो।